हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे UPSC 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगी विजन IAS की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 2994 है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो विजन के सारे टेस्ट फुल टेस्ट हैं 24 से जो स्टार्ट हैं और 31 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये अगर क्रम में देखें तो 32 नंबर का टेस्ट है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं और आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लेना और इसका जो सोल्यूशन है एक बार देख लेना, क्योंकि जो एक बार अगर सोल्यूशन उतना ज़्यादा दिया हुआ है इसमें, सोल्यूशन अगर उतना ज़्यादा मैं यहाँ डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, लगभग 3 से 4 घंटे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इतना टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो UPSC के लिए जो UPSC एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टाइम, मतलब टाइम इज़ मनी। तो आप लोग जो ऐसा करना उसको एक बार डाउनलोड कर लेना PDF, और उसे एक बार पढ़ लेना, ताकि जो आप अगर उसको एक बार डिस्कशन पढ़ लेंगे ना, मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, तो अगर जो एग्ज़ाम जैसे हम लोग देते हैं तो वहाँ अगर हमारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ अगर आ जाता है हमारी नज़रों के सामने, तो हम लोग उसके टैकल करके ले जाते हैं, मतलब उसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करके हम उसको आंसर को निकाल लेते हैं वहाँ से हैं। तो वो बहुत ही मतलब अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल के लेके आता है, जो हम उसको ज़्यादा डिस्कशन में पढ़ लेते हैं। और उतना ज़्यादा यहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, यहाँ जितना हो सकेगा वो उतना मैं कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि टाइम भी देखना पड़ता है, सब चीज़ें हैं। तो ये आप लोग इसे मतलब डाउनलोड कर लोगे तो आप लोगों की जो मतलब जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव होने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और ये पूरा हिंदी में हमारा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि लोक लेखा समिति के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट है कि समिति के सदस्यों की पदावधि 2 वर्ष की होती है। सेकंड है कि कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। थर्ड है कि समिति के सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा से नामित किए जाते हैं। तो देखो ये गलत है, ये दोनों जगह से, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से जो है सदन, जो दोनों सदन होते हैं उससे निर्वाचित होते हैं। और इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति होती है उसी के द्वारा जो एकल संक्रमणी मत के अनुसार इसमें चुनाव होता है। और ये आपको राज्यसभा से 7 कैंडिडेट देखने को मिलते हैं और आपको 15 कैंडिडेट देखने को मिलते हैं लोकसभा के। टोटल 22 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थर्ड हमारा गलत हो गया। फर्स्ट में जो कहा गया कि 2 वर्ष, तो ये नहीं, प्रत्येक इसकी पदावधि जो होती है 1 वर्ष होती है, प्रत्येक वर्ष इसमें चुनाव होता है, ठीक है। और सेकेंड ये सही है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, तो हमारा C ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि भारत में फूड फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि फूड फोर्टिफिकेशन का लोगो, पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिन्ह महानियंत्रक द्वारा आवंटित किया जाता है। सेकंड है कि दूध में, भारत में दूध, खाद्य तेल, गेहूं का आटा, नमक और चावल अनुमोदित फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ हैं। थर्ड है कि नीति आयोग द्वारा विकसित राज्य फूड फोर्टिफाइड सूचकांक के अनुसार गुजरात शीर्ष स्थान पर है। तो देखो ये नीति आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा जो फसाई होता है, मतलब एफ मतलब फूड सिक्योरिटी, एफ फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया जाता है, जो ये शीर्षकांक है। और इसमें शीर्ष में गुजरात नहीं रहा, ये यूपी का स्थान शीर्ष में आया है, जो फोर्टिफिकेशन सूचकांक जो जारी किया गया है, फूड फोर्टिफिकेशन सूचकांक। तो ये गलत है, सेकेंड हमारा सही है, क्योंकि ये इसमें जो है आपको भारत में दूध, खाद्य तेल, गेहूं का आटा, नमक, चावल अनुमोदित फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। लेकिन ये जो कहा गया है कि इसके लोगो, पैटर्न, डिजाइन और ये व्यापार चिन्ह जो है ये महानियंत्रक द्वारा आवंटित किया जाता है, तो ये भी गलत है। ये भी जो है FC जो अथॉरिटी है, FSSAI अथॉरिटी है, इसी के द्वारा इसका जारी किया जाता है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट केवल सही है इसमें, तो हमारा A ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा हाल ही में सुर्खियों में रहा वैनगार्ड बैंक निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है। तो A ऑप्शन है कैस्पियन सागर, लाल सागर, या फिर C ऑप्शन अरल सागर, D दक्षिण चीन सागर। तो इसका D ऑप्शन सही है, ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो चीन है इसकी जो आक्रामकता की नीति है कि ये क्या करता है कि अपना कोई मतलब चीज़ें जो है अपना कचरा जाके उसमें डंप करता है और वहाँ फिर उसको आइलैंड के रूप में विकसित करने लगता है। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वेनगार्ड बैंक, ये वियतनाम के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इस पे कब्जा जो है चाइना कर रहा है, इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है हमारा
4 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा किए गए संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ है। बी है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम ने विधायिका में संयुक्त बैठक का प्रावधान आरंभ किया है। सी है कि 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम ने सिखों और आंग्ल मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को आरंभ किया था। थर्ड डी है कि ये 1992 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी। तो देखो ये सी वाला इसमें गलत है। इसमें जो है ना तो आंग्ल समुदाय था, ना ही ये सिखों को शामिल किया गया था जो भारत परिषद अधिनियम 1919 का, इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल किया गया था पृथक निर्वाचन के लिए। ठीक है, तो ये सही, ये गलत है और ये तीनों हमारे जो स्टेटमेंट हैं ये सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि हड़प्पा, जहाँ हड़प्पा वासी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में बसे थे, वहीं ताम्र पाषाणिक लोग मुख्य रूप से सुदूर दक्षिण में बसे थे। सेकेंड है कि हड़प्पा वासियों और ताम्र पाषाणिक लोगों के ने व्यापक पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। थर्ड है कि ताम्र पाषाणिक लोग हड़प्पा वासियों की भांति टेराकोटा की कला से अवगत थे। तो देखो ये जो टेराकोटा से तो बताया गया, तो ये टेराकोटा से अवगत है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी इनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हर ताम्र पाषाणिक युग के, क्योंकि तांबे का भी प्रयोग हुआ है। और ये जो सेकेंड में कहा गया है कि हड़प्पा वासी और ताम्र पाषाणिक दोनों पक्की ईंटों से जो है का उपयोग करते थे, तो ये गलत है। ये जो हड़प्पा वासी तो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, इनके यहाँ मकानों और भवनों में इनका मतलब यूज किया गया था, लेकिन ताम्र पाषाणिक लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करना जो है कहीं कहीं इसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन व्यापक रूप से कहीं भी ये नहीं ये करते थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये भी हमारा फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि ताम्र पाषाणिक लोग जो आपको देखने को मिलेंगे तो ये पश्चिमी और भारत के दक्षिण भारत के जो दक्कन वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये गलत है ये भी। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, केवल 3 सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सजावटी मछली पालन समुद्री जल और अलवणीय जल की रंगीन मछलियों के प्रजनन और पालन को संदर्भित करता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। सेकेंड है कि पश्चिम बंगाल सजावटी मछलियों का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो देखो ये आपको जो सेकेंड तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, जो ये सजावटी प्रकार की मछलियां हैं, ये मुख्य रूप से इनकी प्रजातियां जो अधिकांश आपको पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये मछलियों का सबसे बड़ा निर्यातक तो वेस्ट बंगाल है, तो ये सही है, क्योंकि जितनी जो मछलियों का जो ये सजावटी मछलियाँ हैं इनका जो निर्यात किया जाता है उसके 90% ये कोलकाता से इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ये सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, बी सही है केवल। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि शेयर बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि शेयर बाजार के बारे में एक कथन दिया हुआ है, फिर उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो यदि शेयर बाजार में शेयर दलाल ए को कोलोकेशन सुविधा तक पहुंच प्राप्त है, तो इसका तात्पर्य क्या है। तो बताना है कि कोलोकेशन के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह शेयर बाजार में व्यापार करने के लिए अपना स्वयं का ट्रेडिंग फंड एंड सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता है। बी है कि ए पर शेयर बाजार की पार्टिसिपेटरी नोट्स के व्यापार के लिए अन्य की तुलना में कम प्रतिबद्ध है। सी ऑप्शन है कि ए अपने ग्राहकों को एक्सचेंज पर सीधे अपना ऑर्डर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट डी है कि हमारा ए को शेयर बाजार द्वारा वितरित प्राइम फीड खरीद या बिक्री तक त्वरित पहुंच प्राप्त है। तो ये डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है, जो इसके बारे में बताया गया है, जो ये बात करता है जो ए का जो ए दलाल है, शेयर दलाल ए है, जो ये लोकोलेशन का अगर कोलोकेशन की बात करें तो इसका सही अर्थ ये होता है कि ए को शेयर बाजार द्वारा वितरित प्राइम फीड यानी खरीद या बिक्री तक त्वरित पहुंच जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन विषयक नियमों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है नियमों में किसी भी संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सेकेंड है नियम समिति इन नियमों में किसी भी संशोधन या परिवर्धन की अनुशंसा कर सकती है।
तो देखो ये हमारा ये सेकेंड तो सही है कि नियम समिति इन नियमों के किसी भी संशोधन या परिवर्तन की अनुशंसा कर सकती है, लेकिन ये जो कहा गया है कि नियमों में किसी भी संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति, तो नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो प्रत्येक सदन होता है वो अपने नियम स्वयं बना सकता है, तो दोनों सदनों की नहीं, उसी के सदन में उसकी आवश्यकता होती है, ना कि दोनों सदनों की। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसका जो आपको देखने को मिलेगा, इसका जो अपने अपने सदन में बनाने के लिए जो नियम बनाने के लिए हैं, ये आर्टिकल 118(1) के अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा हाल ही में भारत में सूडान और इरिट्रिया से प्रारंभ टिड्डियों के हमले की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारत में टिड्डियों का हमला मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में देखा जाता है। सेकंड है टिड्डे पशुजन्य रोग फैलाते हैं। तो देखो सेकंड गलत है, ये पशुजन्य और मानवजन्य रोग नहीं फैलाते हैं, अभी तक इसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो कृषि फसलें होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ह्यूज मात्रा में आते हैं, अटैक होता है इनका, तो जिस क्षेत्र में ये अटैक करते हैं वहाँ की सारी फसल नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट ये सही है कि जो हमारा हमला जो पाकिस्तान से जो हमारे सटे हुए स्टेट हैं, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, और ये वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भारत में टिड्डियों का अटैक ही पाकिस्तान से ही देखने को मिलता है। तो वहीं पे इसीलिए एक टिड्डी अनुसंधान बनाया गया है जो इसके हाई अलर्ट जारी करता है कि कब टिड्डियों का अटैक होने वाला है। तो इसके बारे में भी ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये राजस्थान में टिड्डी अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान में समता की अवधारणा समाविष्ट है। इस समता की विशेषता क्या है? तो फर्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बताता है। सेकेंड है कि यदि कुछ व्यक्तियों को दिए गए लाभों, चाहे वे अवैध हों या अन्य, द्वारा इस आधार पर दावा किया जा सकता है कि उन्हें वंचित किया जा रहा है। थर्ड है कि जो समान व्यक्तियों के लिए सामान्य न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून और उन कानूनों के समक्ष अधीनता समान है। तो देखो ये हमारा थर्ड तो सही है, क्योंकि जो है समान व्यक्तियों के लिए समान न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून और उन कानूनों के समक्ष अधीनता समान है, ये सही है। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया कि कुछ व्यक्तियों को दिए गए लाभों, चाहे वे अवैध हों, अन्य द्वारा इन आधार पर दावा नहीं किया जा सकता कि उन्हें वंचित किया जा रहा है, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए विशेष प्रोविज़न किया जाता है जो उनकी समानता के लिए, तो उनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, जो सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं तो उन पर आप दावा नहीं कर सकते। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड वाला स्टेटमेंट। फर्स्ट भी हमारा सही है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, 1 और 3। नेक्स्ट है जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र एवं नेटवर्क UNFCCC प्रौद्योगिकी तंत्र की परिचालन की शाखा है। इस संदर्भ में CTCN यानी जो जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट इसमें कहा गया है कि यह जलवायु परिवर्तन समन प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए विकासशील देशों को मौद्रिक कोष प्रदान करता है। सेकेंड है कि यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं और प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करता है। तो इनके बारे में बताना है। तो देखो ये हमारे दो जो सेकेंड स्टेटमेंट ये तो हमारा सही है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की संस्थाओं को प्रौद्योगिकियाँ हस्तांतरित करता है। लेकिन जो ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन संबंध प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिए विकासशील देशों के लिए मौद्रिक कोष है, तो नहीं, मौद्रिक कोष है ये नहीं है, ये तकनीकी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है। तो ये गलत हो गया हमारा, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो गया, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में टंकर प्रलाभ क्या संदर्भित करता है, यानी साइनो रेंज के बारे में बात करता है। तो ये फर्स्ट है कि ये ऑप्शन समाज के वंचित और कम आय वाले समूहों के लिए किफ़ायती लागत पर वित्तीय सेवाओं का वितरण करना है। सेकंड भी है कि मुद्रा या धन के मूल्य और उसके उत्पादन की लागत के मध्य अंतर है। सी है कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य है। डी ऑप्शन है कि मूल्य भुगतान अधिशेष के कारण मुद्रा आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रति संतुलित करने हेतु
देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदम हैं। तो इनके बारे में बताना है कि जो ये टंकर प्रलाभन है इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, मुद्रा या धन के मूल्य या उसके उत्पादन की लागत के मध्य अंतर को ये संदर्भित करता है, जो ये टंकर प्रलाभ है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद का कोई सदस्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के अयोग्य हो गया है अथवा नहीं है, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाता है कि उसका विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति किसकी राय के अनुसार निर्णय लेगा? तो ए ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, बी है कि भारत का निर्वाचन आयोग, सी है मंत्रिपरिषद और डी है संसद के संबंधित सदनों के अध्यक्ष या सभापति से। तो देखो ये हमारा बी ऑप्शन सही है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है उसी का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसी की राय के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि कौन जो निरर्ह है, मतलब अयोग्य हो गया है पद के लिए जो संसद है, तो उसके लिए ये भारत का निर्वाचन आयोग रिकमेंड करता है। ठीक है, रिकमेंडेशन देता है और ये आर्टिकल 103 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला पारंपरिक कानून सहायता संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यदि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सार्वजनिक कानून और आपराधिक कानूनों का प्रवर्तन करने के लिए सूचना एकत्र करने और आदान प्रदान करने के लिए किया गया समझौता है। सेकेंड है कि गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और उपलब्ध कराने हेतु नोडल मंत्रालय है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, जो ये पारस्परिक कानून सहायता संधि है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अक्टूबर हीट से संबद्ध हैं। तो फर्स्ट है कि मानसून गर्त का कमज़ोर होना, सेकेंड है कि स्वच्छ आसमान और थर्ड है कि आर्द्रता में वृद्धि। तो ये तीनों जो हमारे दशाएं हैं ये होनी चाहिए, तभी जो अक्टूबर हीट के अंतर्गत ये तीनों मानक रखे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बी है सी है न्यूट्रॉन और डी है परमाणु नाभिक। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो परमाणु नाभिक के बारे में ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन की खोज के बारे में बताता है। ठीक है, क्योंकि परमाणु का नाभिक जो होता है इसमें प्लस यहाँ ये आपको नाभिक में दिखने को मिलेगा जो रदरफोर्ड का है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है। तो ये नाभिक ये होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको बाहरी कक्षा में परमाणु को पाया जाता है और यहाँ इसका माइनस बेस होता है और यहाँ प्लस बेस होता है नाभिक में जो होता है। ठीक है, यहाँ जो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं संयुक्त रूप से। इसी में कहा जाता है कि जो है परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है ये नाभिक में आपको देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं। तो फर्स्ट है खुले बाजार का परिचालन हेतु धारित सरकारी बंध पत्रों से ब्याज प्राप्त करना। सेकेंड है कि सरकार के ब्याज आधारित कार्यक्रमों से प्राप्त शुल्क। थर्ड है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में निवेश से प्राप्त आय। तो ये जो तीनों स्रोत हैं ये हमारे आरबीआई के जो है आय के स्रोत में रखा गया है इनको। तो इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा हमको आरबीआई को आय प्राप्त होती है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च नाइट्रोजन स्टील के गुण हैं। तो फर्स्ट है कि इसमें उत्कृष्ट यांत्रिक बैलिस्टिक गुण होता है। सेकेंड है कि यह सामान्य सिंगल हॉट रोड स्टील की तुलना में सस्ता होता है। थर्ड है कि इसका केवल रक्षा प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो देखो ये थर्ड वाला गलत है, ये केवल रक्षा प्रयोजनों के लिए नहीं, ये नागरिकों के लिए और निर्यात के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये गलत हो गया जो ये उच्च नाइट्रोजन स्टील है, और जो ये हॉट रॉड स्टील की तुलना में सस्ता है। तो ये तो हमारा सही है और ये फर्स्ट भी सही है क्योंकि इसका उत्कृष्ट यांत्रिक और बैलिस्टिक गुण होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राचीन भारत के संदर्भ में सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण होने का दावा किया है। सेकेंड है कि वे बौद्ध धर्म के विरोधी थे और उन्होंने बौद्ध मठों और स्तूपों को नष्ट किया था। तो ये गलत है, उन्होंने बौद्धों के ये समर्थक थे, इन्होंने जो है बौद्ध मठों को, विहारों को और स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण होने का दावा किया है। तो ये हमारा फर्स्ट सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ये कहता है कि यदि मत बराबर हैं और कोई निर्णय नहीं हुआ है तो निर्वाचन आयोग लॉटरी के द्वारा चुनाव का निर्णय करता है। सेकेंड है भारत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें लॉटरी के द्वारा चुनाव का निर्णय किया गया है। तो ये गलत है। अभी 2017 में हाल ही में देखने को मिले थे जो नगर निगम के चुनाव थे महाराष्ट्र में, उसमें ये लॉटरी के द्वारा ये किया गया था, इसमें निर्णय किया गया था, उसे चुनाव मतलब विजयी घोषित किया गया था। और ये जो काम करता है ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। तो ये सेकेंड भी गलत हो गया क्योंकि ये हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको हाई कोर्ट ये लॉटरी सुविधा का प्रयोग करता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों का मापन किया जाता है। तो फर्स्ट है कि PM 2.5, ओजोन सेकेंड है, शीशा थर्ड है, अमोनिया फोर्थ है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिफ्थ है। तो देखो इसमें आपको शीशा और अमोनिया इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है जो ये विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक है। इसमें 2.5 ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका प्रयोग किया जाता है, इनका मापन किया जाता है। तो ये हमारा 1, 2 और 5, 1, 2, 5 ए ऑप्शन सही हो गया। इसके अतिरिक्त तो आपको देखने को मिलेगा इसमें जो PM10 होता है, ठीक है, PM10 होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी इंक्लूड किया गया है जो ये विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि संस्कृत मंत्रालय इस मिशन का कार्यान्वयन करने वाली प्रमुख एजेंसी है। सेकेंड है इसका उद्देश्य द्विभाषी रूप में शिक्षण और अनुसंधान सामग्री को उपलब्ध करवाने को सुविधाजनक बनाकर सभी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सुलभ बनाना है। तो जो ये बताया गया है जो ये राष्ट्रीय प्राकृतिक भाषा अनुवाद के बारे में, तो ये देखो फर्स्ट गलत है क्योंकि ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। जो MIT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये बात करता है, इसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, और ये सेकेंड वाला सही है हमारा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि इस राजवंश ने प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भारत के पूर्वोत्तर भाग में शासन किया था। इस राजवंश के शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे। इस वंश के एक साथ शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस परिच्छेद में किसके बारे में बताया गया, मतलब किस राजवंश के बारे में बताया गया। तो देखो ये फर्स्ट ए ऑप्शन है कि हमारा सेन, बी है पाल वंश और सी है आपका पूर्वी गंग और डी है गजपति। तो देखो ये बी ऑप्शन इसका सही है, जो ये पाल वंश थे इनके बारे में ये बताया गया है। और ये जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसी ने यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन जो है ऐसे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, ऐसे रेयरली में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो ये बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उसकी पदावधि सामान्य रूप से 3 वर्ष की होती है और उसे पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, मतलब पुनर्नियुक्ति उसकी की जाती है। सेकेंड है कि वह पद पर रहते हुए निजी वादों के लिए वकालत करने से संबंधित है। थर्ड है कि वह किसी भी न्यायालय में संघ लोक सेवा आयोग और भारत के निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तो नहीं, ये गलत है। अगर इनसे मामला कोई संबंधित मामला है तो ये प्रतिनिधित्व इनका भी कर सकता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और जो ये हमारा फर्स्ट में कहा गया है कि जो उसकी पदावधि सामान्य रूप से 3 वर्ष की होती है और पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होता है। तो देखो ये हमारा जो फर्स्ट वाला है ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया क्योंकि पुनर्नियुक्त किया जा सकता है वो। लेकिन ये सेकेंड में जो कहा गया कि निजी वादों के लिए वकालत करने से प्रतिबंधित है, तो नहीं, ये निजी वकालों से जो है प्रतिबंधित नहीं है, बशर्ते ये एक शर्त रखी गई कि कोई वाद सरकार के खिलाफ ना हो। ठीक है, और वैसे निजी वादों में ये अपना कर सकता है। तो ये हमारा गलत हो गया। और जो महान्यायवादी का जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 जो है बात करता है महान्यायवादी के बारे में, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, इसमें केवल एक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें भारतीय द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह पूर्णतः प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। अंडमान सागर में स्थित बैरन द्वीप एकमात्र प्रमाणित सक्रिय ज्वालामुखी है। थर्ड है कि खम्बत की खाड़ी में कोई प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है।
तो देखो ये तो प्रवाल भित्ति द्वीप इसमें खम्मत की खाड़ी में भी आपको देखने को मिलता है, तो ये तो पहले ही हमारा गलत हो गया, ये तो बहुत ही ईजी था। और जो ये फर्स्ट वाला कहा गया कि लक्षद्वीप पूर्णतः प्रवालों से के निक्षेपों से स्थित है, तो वहाँ प्रवाल है ही हैं, आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे प्रवालों से निर्मित है। और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड देखने को मिलता है इंडिया का, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी सही है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र हमारा देखने को मिलता है अंडमान निकोबार में, बैरन जो द्वीप है इसी पे है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। तो हमारा ये फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय आपात के विपरीत मार्शल लॉ केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित नहीं करता है। मार्शल लॉ क्षेत्र में सामान्य कानूनों और संस्थानों को निलंबित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में न्यायालय और सरकार के कार्य करना जारी रहते हैं। थर्ड है कि राष्ट्रीय आपात घोषित करने के आधारों पे संविधान में परिभाषित किया गया है, जबकि मार्शल लॉ हेतु ऐसा कोई भी आधार परिभाषित नहीं किया गया है। तो जो ये बात करता है, तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो है ठीक है। और इसका प्रोविज़न जो है मार्शल लॉ एक्ट के अंतर्गत ये इसको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, और इसका जो है भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि कोई अशांत क्षेत्र है तो वहाँ मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, उसे एक्ट के द्वारा प्रभावी बनाया गया है। ये आर्टिकल 34 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। बाकी कोई और जो इसका कोई संवैधानिक प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि इसको जो है लॉ के द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, मार्शल लॉ जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27। इसमें कहा गया कि भारतीय अभियान और शामिल क्षेत्र हैं कि कहाँ कौन सा अभियान चला गया है। तो संकल्प जो अभियान है, फिर बंदर अभियान है, और ये संजीवनी अभियान है। तो देखो ये संकल्प अभियान की बात करें, ये बंगाल की ओमान की खाड़ी में चलाया गया था, और संजीवनी जो है मालदीव में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बंदर जो है ये हमारा सुमेलित है, ये पाकिस्तान में चलाया गया था, ठीक है। टेररिस्ट के खिलाफ जो है ये मतलब एक स्ट्राइक थी, तो उसी के बारे में ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पीओके वाले क्षेत्र में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। केवल 2 सही है और ये दोनों गलत हो गए वो। नेक्स्ट है कि संगम युग में ग्रामीण समाज के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो पद दिए हुए हैं और उनका अर्थ की मतलब उसका क्या अर्थ था। तो देखो आदिमई, बड़े भूस्वामी, फिर है उझावर, तो ये हलवाहा, और बेल्लार तो दास। तो देखो इसमें उझावर थे तो इन्हें हलवाहा कहा जाता था, लेकिन ये जो आदिमई हैं इन्हें जो दास कहा जाता था, और जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें वेल्यार कहा जाता था। तो देखो सेकेंड इसमें सुमेलित है, और ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, केवल बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 29। इसमें कहा गया है कि भारत में दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के संबंध में विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि वर्तमान में IBC के अंतर्गत कारपोरेट समाधान प्रक्रिया डिफ़ॉल्ट की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए होने पर ही आरंभ की जा सकती है। सेकेंड है, यह संहिता कंपनियों और व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान करता है, लेकिन अपीली तंत्र का प्रावधान नहीं करता है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें एक अपीली तंत्र बनाया गया है, जिसमें अगर आपको IBC से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए आपको देखने को मिलेगा जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसी के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप संतुष्ट नहीं है उससे। और ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। इसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमानी सुल्तानों के मध्य संघर्ष का कारण निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र था। तो फर्स्ट है तुंगभद्रा का दोआब, सेकेंड है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा, थर्ड है कि कोंकण क्षेत्र। तो जो ये विजयनगर और बहमनी सुल्तानों के मध्य जो संघर्ष का कारण बना था, ये तुंगभद्रा का दोआब था और कृष्णा गोदावरी डेल्टा था, क्योंकि ये उस समय का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, तो इस पर सभी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, इसीलिए ये ऐसा था। तो और ये कोंकण क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था, तो हमारा 1 और 2 इसमें सही हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्थानापन्न प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह मूल प्रस्ताव का प्रतिस्थापन करते हुए लाया जाता था। सेकेंड बी है कि यह मूल प्रस्ताव पर निर्भर नहीं होते थे। सी है कि इस प्रकार के प्रस्ताव का कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होता था। डी है कि चर्चा के बाद केवल यही मतदान के लिए रखा जाता था, न कि मूल प्रस्ताव।
तो देखो ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये मूल प्रस्ताव पर निर्भर होते थे ना कि नहीं। तो ये निर्भर होते थे मूल प्रस्ताव, ये स्थानापन्न जो प्रस्ताव होता है ये मूल प्रस्ताव पर ही निर्भर होते थे, और ये मूल प्रस्ताव का प्रतिस्थापन करते हुए लाया जाता था, और ये इसमें कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होता था, और जो मतलब चर्चा होती थी तो ये मतदान के बाद इसी पे चर्चा होती थी, ना कि मूल प्रस्ताव पे। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है 32। इसमें कहा गया कि हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो बताना हिमालय के बारे में, तो फर्स्ट है कि कोसी और सतलज नदियों का उद्भव हिमालय क्षेत्र के उत्थान से पहले हो गया था। बी ऑप्शन है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा ऊंचाई पर है। और सी ऑप्शन है कैल और सेमल के वृक्ष प्राकृतिक रूप से हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। डी है कि दून लघु हिमालय और दून जो घाटियां हैं ये आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित हैं। तो देखो इसमें ये तो हमारा सही है, ये भी सही है, और फर्स्ट भी हमारा सही है, ए ऑप्शन। लेकिन ये वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा ऊंची है। तो नहीं नहीं नहीं, ये पूर्वी हिमालय की नहीं, पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की हिम रेखा ऊंची है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि ब्याज कवरेज के संदर्भ में, ब्याज कवरेज अनुपात के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है कि इससे यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि कोई कंपनी कितनी आसानी से अपने बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है। सेकंड है कि भारत में लगभग 40% कारपोरेट ऋण 1.5 से कम ब्याज कवरेज अनुपात के साथ कंपनियों के पास है। तो देखो जो ये कहा गया इसमें है, ये जो दोनों स्टेटमेंट हमारे जिनकी बात करें तो हम, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं जो ब्याज कवरेज अनुपात के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन ये सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अवदान किसका भाग था। तो फर्स्ट है कि जैन साहित्य का, वैदिक साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, या संगम साहित्य का। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये बौद्ध साहित्य का भाग था जो अवदान के बारे में बात करता था। ये इन्हीं के अंतर्गत आता है भारतीय जो प्राचीन इतिहास में जो अवदान था। नेक्स्ट है कि 35 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राज्य का विघटन नहीं होता है, और राज्यसभा में राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेकेंड है कि संविधान के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। थर्ड है कि उपचुनाव के माध्यम से निर्वाचित सदस्य उच्च सीट पर शेष कार्यकाल के लिए सदस्य बने रहते हैं। तो इसमें बताना है, तो देखो ये जो हमारा, ये तो शेष कार्य के लिए बने रहते हैं, ये भी सही है, और इन्हें जो है इसका विघटन नहीं होता है, प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन जो ये कहा गया है कि संविधान के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो संविधान में ये नहीं किया गया है। इसका जो प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का है, उसमें ये प्रोविज़न किया गया है, ना कि संविधान में। ठीक है, तो ये गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो हमारा 1 और 3 सही हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, 1 और 3। नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संसद के साथ साथ राज्य विधायिका भी क्रमशः संघ व राज्य सूची के विषय में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती हैं। सेकेंड है कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने वाली ऐसी कोई विधि पारित नहीं की गई। तो ये गलत है, विधि पारित की जा चुकी है। ये आपको देखने को मिलेगा जो हमारा था हाई कोर्ट दांडिक अपीली अधिकारिता विस्तार 1970 में आया था, जो एक्ट आया था एक, उसके अंतर्गत इसका विस्तार किया गया था। तो ये गलत हो गया। और ये जो कहा गया है कि संसद के साथ साथ राज्य विधायक के, तो नहीं, राज्य विधायिका संघ सूची में जो है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं कर सकती हैं, ये केवल और केवल संसद ही कर सकती है। ठीक है, तो यह भी हमारा गलत हो गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता, ना तो 1 और ना ही 2, मतलब नीदर। नेक्स्ट है हमारा 37 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस, मतलब अधिराज्य की स्थिति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। सेकेंड है लॉर्ड इरविन की घोषणा में कहा गया कि भारत के ब्रिटिश नीति का अंतिम लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना था। थर्ड है कि लॉर्ड लिथगो के अगस्त प्रस्ताव में
स्पष्ट रूप से डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव किया गया था। तो देखो थर्ड सही है, जो 1940 में ये इन्होंने जो अगस्त प्रस्ताव दिया था, इसमें डोमिनियन स्टेटस की इन्होंने बात की थी, लेकिन जो है भारतीयों ने, कांग्रेस ने मना कर दी थी इसमें ये। और सेकेंड भी सही है कि लॉर्ड इरविन की घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश नीति का अंतिम लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन ये जो कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 था, इसमें अधिराज्य मतलब डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, तो ये गलत है। इसमें पूर्ण राज्य की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा इसमें सही हो जाता है 2 और 3, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि 38, इसमें रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बनने इसका सदस्य बनने के लिए किसी देश का कम से कम 15% क्षेत्र आर्द्र भूमि के रूप में होना चाहिए। सेकेंड है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन स्थल में आर्द्र भूमि स्थलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सेकेंड तो हमारा सही है कि मतलब चाहे प्राकृतिक हो या फिर तुम्हारी कृत्रिम हो, यानी मतलब मानव द्वारा निर्मित हो, दोनों को इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये जो कहा गया 15% क्षेत्र, तो ये गलत है। इसमें जो है मात्र एक अगर आपकी साइट है, आपकी आर्द्र भूमि क्षेत्र है, तो आपको उसमें सदस्य बनने के लिए आप योग्य हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया फर्स्ट वाला, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, केवल 2। और ये रामसर कन्वेंशन जो है ईरान का एक शहर है, वहीं पे इसका गठन किया गया था 1971 में, इसीलिए ये इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया, ठीक है। उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट है कि कराची प्रस्ताव 1931 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसके द्वारा पूर्ण स्वराज्य के प्रति कांग्रेस दल की प्रतिबद्धता को वापस ले लिया गया। सेकेंड है कराची प्रस्ताव के सामाजिक आर्थिक प्रावधानों के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की रूपरेखा को तैयार करने से संबंधित सभा का मार्गदर्शन किया गया। थर्ड है कि इस अधिवेशन में मूल अधिकारों पर भी प्रस्ताव पारित किया गया है। तो देखो इसमें जो ये हमारा कहा गया, तो थर्ड भी सही है और सेकेंड भी सही है, इसमें कहा गया था। और जो ये फर्स्ट में बात करें, जो फर्स्ट में बात करता है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया था। इसमें ये दोहराया गया था, पूर्ण स्वराज्य को इसमें दोहराया गया था कांग्रेस दल के द्वारा, ठीक है, ना कि मतलब इसके द्वारा पूर्ण स्वराज्य के प्रति दल की प्रतिबद्धता को वापस लिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 3 सही हो गया, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत विश्व में वनस्पत तेल का सबसे बड़ा आयातक है। सेकेंड है कि देश में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का योगदान सर्वाधिक है। तो ये गलत है, ये मूंगफली का नहीं है। इसमें जो नारियल का तेल है, ठीक है, उसका जो पॉम ऑयल है, उसका सबसे ज़्यादा योगदान है भारत में तिलहन के उत्पादन में, ठीक है। और विश्व में तेल का सबसे बड़ा आयातक की बात करें तो ये हमारा भारत आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ये सेकेंड सही हो गया, फर्स्ट सही मतलब सही है, सेकेंड गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गहन निर्वाह कृषि के संबंध में सही है। तो फर्स्ट है जुताई से लेकर फसल कटाई तक खेती का परिचालन सामान्य तौर पर यांत्रिकरण होता है। सेकेंड है यह कृषि मुख्य रूप से मानसूनी प्रकार की होती है, जो कि एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सेकेंड तो सही है, ये मानसूनी प्रकार की होती है और एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन ये जो कहा गया है कि जुताई के लिए फसल कटाई तक की खेती का परिचालन सामान्य तौर पर यांत्रिकृत होता है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यांत्रिकृत नहीं होता है। इसमें जो परंपरागत उपकरण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जो परंपरागत खेती चली आ रही होती है उसी के आधार पर इनके उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इसमें सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें जो 42 में कहा गया है कि खिम्पपाल सीनिया और मूर्त सूक्ष्म वात रोध बनने के लिए झाड़ झंखाड़ के रूप में रोपित प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों की भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो फर्स्ट है कि राजस्थान का थार मरुस्थल, सेकेंड है कि अरुणाचल प्रदेश के सदाबहार वन, और सी है लद्दाख की अल्पाइन तृणभूमि, और अंडमान निकोबार के मैंग्रोव वन। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो ये राजस्थान का जो आपको थार मरुस्थल के बारे में बात करता है कि इसी में जो रेगिस्तानी इलाका है उसी में आपको खिम्पपाल सीनिया और मूर्त जो सूक्ष्म वातरोधी हैं, क्योंकि यहाँ मतलब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ती रहती है, जो उसे बांधने के लिए मतलब मिट्टी का ये वायु को की गति को कम करने के लिए और मिट्टी एक जगह स्थिर रहे उसी के लिए ये प्रजातियों को रोपित किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट में 43 में। इसमें कहा गया कि कांग्रेसों द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियों या आयोगों का उद्देश्य सैन्य सुधार था। तो हिल्टन आयोग,
ईडन आयोग और लायल आयोग। तो इसका जो है सेकेंड वाला ये सही है, हमारा ईडन आयोग था, इसी के बारे में जो सैन्य सुधारों के बारे में बात करता है, और हिंटन आयोग और ये दोनों गलत हैं इसमें। तो हमारा केवल बी ऑप्शन सही हो गया, केवल दो। यही ईडन आयोग जो है ये जो ब्रिटिश जो अंग्रेजों की जो सैन्य सुधार की नीति थी वो ईडन आयोग के द्वारा इस समिति का गठन आयोग का गठन किया गया था, ताकि उनका सुधार किया जा सके, जिससे उनकी सेना और प्रोडक्टिव काम कर सके और ज़्यादा सुदृढ़ और सुसंगठित हो सके, मजबूत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि बसोली चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि बसोली चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला की सर्वाधिक आरंभिक शैलियों में माना जाता है। राम मंजरी के रूप में प्रसिद्ध लघु चित्रकला इसी शैली की है। तो उपयुक्त में से कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड, तो देखो ये जो दोनों हमारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों सही हैं, जो बसोली चित्रकला के बारे में बताए गए कि बसोली चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला की सर्वाधिक आरंभिक शैलियों में माना जाता है, और ये रास मंजरी के रूप में प्रसिद्ध लघु चित्रकला शैली इसी की शैली है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन नंबर। इसमें जो कहा गया कि मध्यकालीन भारत के यात्री इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है यह बताना है। तो फर्स्ट है कि वह ईरानी यात्री था जो 14वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था। बी है कि यह 8 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। सी है कि उसे चीनी सम्राट के लिए सत्तारूढ़ सुल्तान का दूत नियुक्त किया गया था। डी है कि किताबुल हिंद भारत में इसकी यात्रा का शास्त्रीय विवरण है। तो देखो ये जो हमारा देखने को मिलेगा ये सी वाला ऑप्शन सही है। जो इब्न बतूता था ये मोरक्को से आया हुआ था, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहीं से आया हुआ था, और उसे चीनी सम्राट के लिए सत्तारूढ़ सुल्तान का दूत नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नहीं, ये MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा था। ठीक है, तो ये आप लोग इसको देख लीजिए, ये सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला फेज थेरेपी है। तो फेज थेरेपी ये अनुवांशिक विकारों को ठीक करने के लिए कायिकी कोशिकाओं का उपयोग करता है। सेकेंड है कि वायरस द्वारा जीवाणु संक्रमण का उपचार करना। बी है कि सी ऑप्शन है कि नैनो कण की सहायता से कैंसर कोशिकाओं का नष्ट करना। डी है कि पीयर टू पीयर संबंधों का उपयोग करके मानसिक रोग का उपचार करना। तो देखो इसमें ये बी ऑप्शन सही है कि वायरस द्वारा जीवाणु संक्रमण का उपचार करना, ये फेज थेरेपी, यही एक फेज थेरेपी थी जिसके अंतर्गत जीवाणु के संक्रमण को रोका जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान का वित्त पोषण करता है। सेकेंड है कि यह स्वच्छ ऊर्जा उपकर के उदाहरण के माध्यम से वित्त पोषित है। यह नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में है, मतलब उसके अंतर्गत आता है। तो देखो ये हमारा गलत है, ये नवीन ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो फंड बनाया गया है ये आपको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये फर्स्ट और सेकेंड इसके स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह विश्व के सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से एक है। सेकेंड है इसे IUCN के रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। थर्ड है कि GIB का बृहद संकेंद्रण गुजरात राज्य में पाया जाता है, और GIB के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यमान है। तो देखो ये इसके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है इनके, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे हैं तो इसके लिए। लेकिन ये वाला गलत है, थर्ड वाला, क्योंकि ये गुजरात नहीं है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, इसका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, और ये सेकेंड भी हमारा सही है क्योंकि इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में किया गया है, और विश्व की सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से एक है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 हमारे सही हो गए, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, चलते 49 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें हाल ही में सुर्खियों में रही ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट के बारे में प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। बी है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी द्वारा। सी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। डी है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा। तो देखो इसमें जो आपको बात करें कि जो ये हमारी देखने को मिली अभी ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट, ये आपको देखने को मिलती है, जो ये हमारा बी ऑप्शन है,
क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी द्वारा जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर। इसमें कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले डेप्ट फॉर नेचर शब्द के पद के बारे में निम्नलिखित में से वर्णन करता है कि जो ये डेप्ट फॉर नेचर है इसके बारे में बताना है कि कौन सही इसका वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रतिबद्धता वाले विकसित देश को विकासशील देशों में उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजना कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान करने वाली व्यवस्था है। सेकेंड है प्रकृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के बदले में विकासशील देशों के ऋण को कम करने के एक तंत्र हैं। सी है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने के लिए परमिट व क्रेडिट की क्रय या विक्रय करने की प्रक्रिया है। और फोर्थ है कि डी ऑप्शन है कि उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता के प्रतिफल में कारपोरेट क्षेत्र को कम करने वाले ऋण की अनुमति प्रदान करने वाला तंत्र है। तो इसके बारे में बताना है जो ये हमारा ग्रीन जो डेप्ट फॉर नेचर के बारे में। तो इसका जो सही अच्छा वर्णन अगर बताएं कि बहुत सटीक वर्णन, तो इसका जो है ये बी ऑप्शन सही है। प्रकृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के बदले में विकासशील देशों के ऋण को कम करने का एक तंत्र है, ये इसी के बारे में बात करता है डेप्ट फॉर नेचर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और इसका सेकेंड पार्ट 50 क्वेश्चन का आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं और आप लोग जो है इनको देख लिया करें और अच्छे से इसको अपना इसका जो है PDF डाउनलोड कर लेना वही टेलीग्राम ग्रुप से, और वहाँ से आपको क्या करना है उसको एक बार देख लेना है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आता है तो आप लोग टैकल करके ले जाएं। और देखो इसको आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, वो प्रीलिम्स देखो अच्छे अच्छों का निकलता नहीं है UPSC में। आप लोग देखते हैं, आप जो लोग दे चुके होंगे उनसे आप पूछ लो। मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते हैं, आप प्रीलिम्स तो निकाल ही नहीं सकते। कि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और अपना परफॉर्मेंस चेक करिए। तो उससे भी पता भी चलता है, उससे भी पढ़ने में भी एक मतलब बूस्टअप आता है कि जैसे हमने टेस्ट दिया उसमें कम अगर मार्क्स आ रहे हैं तो हमें पता लगता है कि यार अभी नहीं, अभी बहुत कम पढ़ रहे हैं तो हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और देखो ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है, आपको वही मटेरियल पढ़ना है क्योंकि UPSC का सिलेबस बहुत ही लंबा है, बहुत ही वास्ट है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है जहाँ से आपको एग्ज़ाम निकल जाए, वरना आप पढ़ते रहेंगे कभी एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, हम सही से बता रहे हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो डेडिकेटेड हैं सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।